आधी रात को मेरा देवर मेरे कमरे में आकर शोर मचा देता कि भाभी आपके कमरे में चूहा है। मुझे चूहे से बहुत डर लगता था। देवर मुझे अपने कमरे में ले जाकर पहले जूस का गिलास पिलाता और मेरे पास बैठकर मुझे सुला देता। सुबह जब मैं जागती तो मेरे कपड़ों पर अजीब से निशान लगे होते। मुझे देवर पर शक होने लगा। अगली रात भी देवर ने वही किया जो मैंने जूस ना पिया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि देवर ने मेरे साथ। मेरी शादी गांव में हुई थी। मेरे ससुराल वालों की गांव में बहुत बड़ी हवेली थी। इस हवेली में ज्यादा लोग नहीं रहते थे क्योंकि मेरे पति बाहर मुल्क काम करते थे। एक देवर था जो कि जमीनों पर काम करता था। इस हवेली में मैं अपने देवर के साथ अकेली रहती थी। इसके अलावा कई नौकर भी मौजूद थे। मेरी दो ननंदे थी जिनकी शादी बहुत पहले ही हो गई थी। मेरे सास ससुर बहुत पहले मर चुके थे, इसलिए मैं सारा दिन नौकरों के साथ रहती और शाम होते ही मेरा देवर भी घर आ जाता। मेरे पति की खानदानी जमीन थी जिसकी देखभाल मेरा छोटा देवर करता था। वजह यही थी कि वह ज्यादा पढ़ा लिखा न था, जबकि मेरे पति पढ़े लिखे थे। इसलिए वे बाहर मुल्क जाकर पढ़ाई करने के बाद बाहर काम करना चाहते थे, जमीनों पर काम नहीं करना चाहते थे। मेरा देवर था तो बहुत अच्छा, मगर इसमें एक बुराई थी। जब वह खेतों पर काम करता तो बुलाने पर भी घर ना आता। इसका कहना था अगर मैं छोटी छोटी बातों के लिए घर आऊँगा तो लोग काम चोरी करेंगे। मुझे अक्सर इस बात को लेकर चिढ़ सी होती थी। इसके अलावा वह बहुत ही अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। मुझे इससे बहुत कोई मसले नहीं थे। मेरी ननंदे भी कभी कभार मिलने आती और एक दिन दो दिन रुक कर चली जाती थी। मैं अपनी ननंदों की वजह से बड़े सुकून में थी क्योंकि वे लड़ाई झगड़ा करने वाली नहीं थी। जब कभी मेरा पति छुट्टी पर आता तो वह भी भाई से मिलने के बहाने आ जाती थी। जैसे घर में बस मैं और देवर ही रहते थे। मेरी शादी को कुछ अरसा ही गुजरा था। पति के जाने के बाद मेरे साथ अजीब अजीब वाकयात होने लगे। पहले तो मुझे मेरा वहम लगा कि शायद ये मेरा वहम है, क्योंकि मेरा देवर रोज रात को मेरे कमरे में आकर शोर मचा देता कि भाभी आपके कमरे में चूहा आ गया है, जिसे मैंने तो कभी नहीं देखा था। लेकिन देवर के कहने पर मैं डर कर कमरे से बाहर भागती थी क्योंकि मुझे चूहे से बहुत डर लगता था। इसलिए मैं जहाँ भी चूहे को देख लेती चीखना चिल्लाना शुरू हो जाती। मेरे शोर मचाने पर मेरा देवर मुझे सहारा देता और अपने साथ अपने कमरे में ले जाता और फिर मुझे बेड पर बैठा कर जूस का गिलास देता। जूस पीकर मुझे सुकून की नींद आ जाती और फिर वही मेरे पास बैठकर मुझे लेटा कर सुला देता था। इसका कहना था मैं बिल्कुल इसकी बहनों जैसी हूँ। मैं भी इसकी बात को सच ही समझती थी, इसलिए हकीकत बहुत ही भयानक थी जो जल्द सामने आने वाली थी। सुबह जब मेरी आंख खुलती तो मेरे कपड़ों पर अजीब से निशान नजर आते थे। मैं हैरत में डूब जाती थी कि जब सोई थी तो मेरे कपड़े बिल्कुल साफ थे और जब मैं उठी तो मेरे कपड़े निशान से इतने कैसे भरे हुए हैं। पहले पहल तो मैंने इतना ध्यान न दिया, लेकिन जब मैंने अपने जिस्म में होने वाली अजीब से बदलाव को महसूस किया तो मुझे देवर पर शक होने लगा। अब मैं देवर पर शक करने लगी थी। अब वह जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करता तो मैं आगे से चुपचाप खामोशी इख्तियार कर लेती और इसकी किसी बात का जवाब न देती। मैंने जब से अपने देवर पर शक करना शुरू किया था तब से मेरे रवैये में इसके लिए खिंचाव सा पैदा हो गया था। मैं हवेली के पिछले हिस्से में नौकरों के साथ बैठी वहाँ की सफाई करवा रही थी। साथ साथ मैं उन वाक्यों पर भी गौर कर रही थी जो आजकल मेरे साथ हो रहे थे कि देवर मुझे पुकारते अचानक मेरे पास आ गया। मैं अपने देवर की आवाज़ पर चौंक कर सीधी हुई थी। वे शायद खेतों से काम करके लौटा था। इसके कपड़ों पर मिट्टी के निशान थे। हाँ कहो, कुछ काम था मुझसे? मैंने इसे अपने पास आते देखकर पूछा। अब इससे बात करते ही मेरा लहजा खुद ब खुद बदलने लगा था। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती थी कि मेरे दिल की अजीब कैफियत देवर पर बयान हो और वह मुझसे दूरी रख ले, लेकिन इस पर तो जैसे कोई असर ही न होता था। देवर ने आते ही कहा कि मैं रोज़ घर में अकेली बोर होती हूँ, इसलिए आज वे जल्दी आ गया है ताकि कुछ अच्छा वक्त गुजर जाए। लेकिन मैं अब ऐसा नहीं चाहती थी। अगर वे सब ना हो रहा होता और मैं देवर पर शक न कर रही होती तो मैं इसकी ये बात सुनकर खुश हो जाती। पर इस वक्त मुझे देवर से डर महसूस हुआ था। मुझे लग रहा था शायद मेरा पति मुझसे दूर है, इसलिए मेरे साथ रहते हुए देवर मुझ में दिलचस्पी ले रहा है। इसलिए मैंने इसे किचन की सफाई करवाने का बहाना करके टालना चाहा। मैं जल्द से उठ खड़ी हुई और किचन में आ गई। मैं फिर से इसी सोच में पड़ गई थी कि अब मेरे दिल में इस चूहे के बारे में जानने का इरादा और बढ़ने लगा, क्योंकि मेरे देवर ने ही चूहा देखा था। मैंने आज तक अपने कमरे में चूहा नहीं देखा। कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था?
लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा? अब मैंने दिल में ठान लिया था कि मैं इस चूहे का राज जान कर रहूंगी, क्योंकि देवर चूहे का बहाना बनाकर कहीं मुझे अपने कमरे में सुलाता तो नहीं। और सुबह वह अजीब दाग मेरे कपड़ों पर लगे होते थे। अब मैं सोच रही थी कि अपना डर खत्म करके इस चूहे को एक बार में ही मार डालूं, ताकि ये किस्सा ही खत्म हो जाए। मेरा डर भी खत्म हो जाएगा और मुझे रोज रोज देवर के कमरे में जाकर सोना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब सोचना जितना आसान था, करना इतना ही मुश्किल। मैं डरती हुई हाथ में डंडा लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी अपने कमरे के दरवाजे के पास भी नहीं पहुंची थी कि पीछे जाते मेरे देवर की आवाज़ पर मुझे रुकना पड़ा। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? मेरे हाथ में डंडा देखकर मेरा देवर भागता हुआ मेरे पास आया। मैंने उसे कहा कि देवर जी, असल में आज मैं हिम्मत करके इस चूहे को मारने जा रही हूँ। इससे मेरा डर भी खत्म हो जाएगा और आपको भी मेरी वजह से रोज जो परेशानी होती है वह भी नहीं हुआ करेगी। मेरी बात सुनकर देवर का रंग उड़ गया। मैंने इसकी आंखों में अजीब सा अंदाज महसूस किया। नहीं भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? शायद जानती नहीं यहाँ के चूहे किस कदर खतरनाक होते हैं। आप रहने दें, मैं देख लेता हूँ इसको। मेरे देवर ने जल्दी जल्दी मुझे देखकर मेरे हाथ से डंडा लेना चाहा कि मैं इसे देवर की चाल समझकर फौरन अपना हाथ पीछे कर गई। देवर जी, आप परेशान ना हो, मैं इसे मार दूंगी। कभी ना कभी तो मुझे हिम्मत करनी ही है, तो आज क्यों नहीं, इसलिए इसे मैं खुद मार दूंगी। देवर के मना करने के बावजूद मैंने इसकी एक ना सुनी और डंडा लेकर अंदर बढ़ गई और देवर वहीं से पलट गया। मैंने आगे बढ़कर बेड के नीचे झांक कर देखा तो सामने ही एक मोटा सा चूहा बैठा हुआ था। इसे देखकर मेरी सारी बहादुरी भाग गई थी। डर की वजह से मेरे मुंह से चीख निकल गई। मेरा देवर भागता हुआ कमरे में आया और मुझे अपने साथ ले गया। मैं चूहे को देखकर इस कदर डर गई थी कि अपने देवर को मना भी न कर पाई थी। देवर मुझे अपने कमरे में ले गया और एक जूस का गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसे मैंने खामोशी से अपने हाथ में लेकर पी लिया। और फिर रोज की तरह मेरी आंख फौरन बंद हो गई। कुछ खबर न हुई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो फिर से मेरे कपड़ों पर वही अजीब से निशान थे। मैं फिर से सोच में पड़ गई कि चलो, नींद तो डर की वजह से आ जाती है, तो फिर ये निशान कैसे हैं? आखिर क्या राज है? उन सब के पीछे मैंने सोच लिया था कि अब कोई ना कोई तरकीब करके मैं उन निशानों का सच जान कर रहूंगी, क्योंकि जो वाकया मेरे साथ कमरे में होता था यह रात को मुझे पता चल चुका था, क्योंकि मैंने इसे अपनी आंखों से जो देखा था दिन वैसे ही गुजर रहे थे। अब जब शाम में देवर मुस्कुराता हुआ आया और बोला, देखे भाभी, मैं आपके लिए ये ताज़ा फल और सब्जियां लाया हूँ, उनको खाकर सेहत बनाएं। ये ना हो कल को जब मेरा भाई आए तो आपको देखकर कहे कि मैंने आपका ख्याल नहीं रखा, इसलिए आप कमज़ोर होती जा रही हैं। उसने मेरे पास आते हुए कहा था और साथ ही मेरी फिक्र भी जाहिर की, तो मैंने इसकी इस कदर प्यार और मोहब्बत पर शर्मिंदगी सी उठाई और सोचने लगी कि मैं यूं ही इस पर शक कर रही हूँ। शायद देवर मेरे साथ कुछ गलत करता ही ना हो, ये सब महज मेरा वहम ही हो। मैं इसे देखकर सोच रही थी। मेरी सोच का रुख अब बदल चुका था। अब मुझे अपना देवर सही लगने लगा था। अगर वह गलत होता या इसके दिल में मेरे लिए कोई मैल होता तो वह मेरी इतनी फिक्र ना करता, बल्कि मुझसे और चिढ़ता रहता। और रात में वह अजीब हरकतें सब मेरे दिमाग का फितूर था। शायद वह तो सच में मेरा ख्याल अपनी बहनों की तरह रख रहा था, लेकिन मैं अनजान थी कि जल्द देवर का एक ऐसा भयानक रूप सामने आने वाला है जिसे देखकर रूह कांप उठेगी। मैं इसको देखकर लगातार सोचती जा रही थी। आने वाले वक्त से अनजान मुझे अपनी गलत सोच पर ही शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि मेरा पति तो साल में एक बार चक्कर लगा जाता था और इसके जाने के बाद देवर ही तो मेरे सुख दुख में मेरे साथ होता था। मैं अपनी सोचों में ही कहीं दूर निकल चुकी थी। भाभी, क्या बात है, आप इतनी खामोश क्यों हो? कोई बात है तो मुझे बताइए, क्या पता मैं इसका मसला हल कर सकूं। मुझे गहरी सोच में डूबा देखकर मेरे देवर ने मुझे पुकारा था। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो। बस ऐसे ही मुझे आदत है बैठे बैठे सोचने रहने की। तुमने फल बाकी बहुत अच्छे ला कर दिए हैं, शुक्रिया उनके लिए, मैंने देवर की तरफ देख कर कहा, जिस पर वह खुश हुआ था। उठकर बाहर निकल गया। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। मेरा इरादा आराम करने का था। कल मेरे पति ने आना था, इसलिए मैं अपनी नींद पूरी करना चाहती थी, क्योंकि वे जब भी आते थे मुझे गांव में घुमाने ले जाते और ढेर सारी शॉपिंग करवाते, जिसकी वजह से मैं बहुत थक जाती। अगले दिन मेरे पति 1 महीने की छुट्टी पर रहने आ गए। मैं उनके आने के बाद चूहे वाली परेशानी से आज़ाद हो गई। वे मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे पति के आते ही लोगों ने मेरे और देवर के रिश्ते के बारे में गलत बातें करना शुरू कर दी।
जिनको सुनकर मैं बहुत हैरान हुई कि जब मेरे पति यहाँ न थे तो किसी ने भी आकर हाल तक न पूछा, और अब उनके आते ही सबने मुझ पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। ये सब बातें मुझे पति ने बताई थी कि गांव में मेरे और देवर के बारे में क्या बातें हो रही हैं। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि मेरा ऊपर वाला जानता था मैं तो अपने देवर को अपना भाई ही समझती थी। पति ने मुझे समझाया भी था कि तुम क्यों परेशान होती हो, मैं जानता हूँ तुम ऐसी नहीं हो, ये गांव के लोग तो जाहिल हैं। असल में उन्होंने पढ़ाई हासिल नहीं की है, और एक लड़के और एक लड़की को अकेले साथ रहता हुआ ये लोग आज भी अपनी सोच के मुताबिक वही सब सोचते हैं जो पहले लोग सोचते आए थे। मेरा भाई तुम्हें बहन मानता है, जबकि तुम इसे भाई मानती हो, तो हमें लोगों की बातों से क्या लेना देना। तुम उनकी बातों को दिल पर मत लो, दिल पर बात लेने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। असल में मेरा पति चाहता था कि हमारे बीच औलाद आ जाए, इससे मेरा दिल भी बहल जाया करेगा, और फिर शायद वह मुझे फिर अपने साथ ले जाएंगे या खुद वापस आ जाएंगे, और इसके लिए मेरा सेहतमंद रहना ज़रूरी था। लेकिन वे नहीं जानते थे इसके पीछे क्या क्या होता रहा है, जिसे मैं चाह कर भी ना सोचना चाहूँ तो भी मेरे सोचों का रुख देवर की अजीब हरकतों पर चला जाता। आज उनको घर आए काफ़ी दिन हो गए थे, या फिर किसी औरत ने उनसे मेरे बारे में गलत बात कर दी थी, जिसकी वजह से उनका रवैया कुछ उखड़ा सा था। मैंने उनको प्यार से बैठाकर समझाया था कि आप परेशान ना हो, लोग ऐसे ही कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप मुझे समझा रहे थे और अब आप खुद परेशान हैं। आपके जाने के बाद घर का समझदार मर्द आपका छोटा भाई ही तो है, और ये मेरा ख्याल बिल्कुल अपनी बहनों की तरह रखता है। मैंने तो पति के दिल से वहम निकालने के लिए कहा था, लेकिन यह मामला ही उल्टा हो गया था। मेरा पति कहने लगा, मुझसे ज़्यादा तुम इस गांव के लोगों को नहीं जानती हो, इसलिए कुछ देर खामोश ही रहो। मैं शक नहीं कर रहा, लेकिन रही बात मेरे भाई की, तो इसे मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। तुम इसकी इतनी तरफदारी मत करो, वह इतना भी अच्छा नहीं जितना तुम इसे समझ रही हो। मेरे पति ने मुझे अपने देवर के हक़ में बोलते देखकर गुस्से से और आहिस्ता से कहा, तो मैं भी हैरानी से अपने पति की तरफ देखा। क्या उनको भी अपने भाई पर शक था? मगर क्यों? मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई कि अगर मेरे पति को इस पर भरोसा नहीं था तो मुझे भी इसे सावधानी रखनी चाहिए। मैंने तो पति को वह चूहे वाली बात भी नहीं बताई थी, और अब उनका ऐसा रवैया देख अगर मैं उनको आज बता देती तो शायद गुस्से में वो मुझे तलाक ही दे देते। मैंने अपनी सोच को झटका था और इस वक्त खामोश रही। बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं पति को चूहे के राज के बारे में मैं बता दूं, ताकि अगर कभी किसी के मुंह से ये बात निकले भी तो पति मुझे झूठा न समझे। मैंने रात ही उनको सब बता दिया। इस वक्त वे खामोश रहे, लेकिन अगले दिन उनको इसी बात पर गुस्सा आ गया। तब वे रात वाली बात को बीच में ले आए थे, जो तुम बता रही थी कि तुम्हारे कमरे में चूहा आ जाता था। तब वह तुम्हें अपने कमरे में ले जाता था और जूस देता था। क्या तुमने कभी वह चूहा अपनी आंखों से देखा? मेरा पति गहरी सोच में डूबा मुझसे सवाल करता हुआ खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं भी चलती हुई इसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। जी, आपके आने से कुछ दिन पहले ही मैंने चूहे को पकड़ने का प्लान बनाया, तो इस चूहे को अपने कमरे में बैठ के नीचे देखा था, लेकिन इसे मार नहीं सकी। मैंने पति को देखकर दिल में अपने रब से खुद के अच्छे की दुआ मांगते हुए बताया। मेरी बात सुनकर पति खिड़की से दूर हटकर बेड पर बैठ गए और कहने लगे, इंसान को अपनी अक्ल के साथ साथ आंखों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्या सच है क्या झूठ, ना मैं जानता हूँ और ना ही तुम। मेरे पास मेरा एक ही भाई है और तुम ही मेरी एक बीवी हो। मैं दोनों को खुद से दूर नहीं कर सकता हूँ। शायद मैं गांव वालों की बातों में आकर ऐसा कह रहा हूँ, लेकिन अब तुम आगे से ख्याल रखना। मुझे तुम पर भरोसा है और अपने भाई पर भी। तुम खुद कोशिश करो कि चूहे का डर अपने दिमाग से निकाल दो, ताकि यह सब दोबारा होने की नौबत ना आए। मेरे पति ने मुझे बड़े प्यार से समझाया था, जबकि मैं एक ही बात पर सोच रही थी कि जब मैं सुबह उठती तो मेरे कपड़ों पर निशान कैसे आते थे। आखिर मेरा देवर रात में मुझे जूस पिलाकर मेरे साथ करता क्या था? मेरा दिमाग उलझन का शिकार था। मैं चाहकर भी इस रात से पर्दा नहीं उठा पाई। हालांकि मैंने कोशिश पूरी की। मुझे अपनी नाकामी का दुख भी था कि मैं ये राज जानने में नाकाम रही थी। अगले कुछ दिन बाद मेरे पति वापस चले गए, मगर जाने से पहले मुझे होशियार करके गए थे। मुझे एक तरफ से खुशी भी थी कि मेरे पति मेरे साथ थे। लोगों ने जैसी मर्जी बातें की, मगर उन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा किया था। उनके जाने के बाद मेरे पास ढेर सारा वक्त था ये सोचने के लिए कि आगे मुझे क्या करना है। दिल करता कि ना सोचूं, इतना
ये सब दिमाग का फितूर है, लेकिन मैं अपनी सोच का क्या करती जो बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन मैं सो रही थी जब मेरा देवर हमेशा की तरह मेरे कमरे में आया और चीख कर कहने लगा, भाभी कमरे में चूहा आ गया है। मैंने ये सुनते ही हड़बड़ा कर उठी और अपने देवर के पीछे जा छुपी थी। मैंने कल रात ही प्लान बनाया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन आज तो मैं अपने देवर की उन हरकतों से पर्दा उठा कर ही रहूंगी। इसलिए मैं डर कर अपने देवर के कमरे की तरफ चलने लगी। लेकिन आज मैंने सच जानने के लिए एक प्लान बनाया हुआ था, क्योंकि दाल में ज़रूर कुछ काला था, वरना मैं तो सो रही थी। अगर कमरे में चूहा था भी तो मैं तो बेड पर थी, चूहा क्या कर लेता मुझे तो कुछ पता भी नहीं चलना था। लेकिन देवर ने अचानक कमरे में आकर मुझे जगाकर मेरा शक यकीन में बदल दिया। इसलिए मैंने सोच लिया था आज वह कुछ भी खाने पीने के लिए पानी या जूस भी दे तो मैं नहीं पीऊँगी, ताकि इसके इस राह से पर्दा उठा सकूं। मैं खामोशी से देवर के साथ इसके कमरे में आ गई। मेरे देवर ने मुझे बेड पर बिठाया, फिर जूस का गिलास मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने इससे दिल घबराने का बहाना कहते हुए ठंडा पानी लाने को कहा और उसके जाते ही जूस पीने के बजाय मौका देखते ही वह जूस पास रखे गुलदान में डाल दिया और कुछ ही देर बाद नींद आने का ड्रामा करती मैं वहीं लेट गई। आंखों को बंद किया, मेरा दिल डर से कांप रहा था। मुझे लेटे अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इस आवाज़ पर मेरा पूरा वजूद कांपने लगा। आने वाले शायद एक लड़की थी। उसने आते ही मेरे हाथों को रस्सी से मजबूती के साथ बांध दिया। फिर कमरे में अजीब सी बू फैलने लगी। मेरा देवर भी इसके साथ था। मैंने बिल्कुल हल्की सी आँख खोलकर देखने की कोशिश की थी। इसके बाद इन दोनों ने जो कुछ मेरे साथ किया, उस दौरान मैं उनकी बातें खामोशी से आंखें बंद करके सुनती रही। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि इतना भी कोई कैसे गिर सकता है। दरअसल मेरा देवर मुझ पर काला जादू करवा रहा था कि मैं कभी मां न बन सकूं, क्योंकि अगर मेरी औलाद हो जाती तो जायदाद का कम हिस्सा देवर के हिस्से में आता। ये सब बातें मैंने अपने कानों से सुनी थी। पति के आने के बाद गांव वालों में यह बातें फैलाने वाला भी मेरा देवर ही था, ताकि मेरा देवर गुस्से में मुझे तलाक देकर हमेशा के लिए बाहर मुल्क चला जाए और वह इस लड़की से शादी कर ले। इसके साथ मिलकर वह रोज मुझ पर जादू करवाता था। इसकी बातों से ही मुझे अंदाजा हुआ था कि इसे पता लग गया है कि मैं इस पर शक कर रही हूँ। इसलिए इसने मेरे कमरे में सच का चूहा छोड़ दिया था, जिससे मेरे देवर पर शक करना छोड़ दिया। और बदनामी के डर से यकीनन यह बात मैंने अपने पति को भी नहीं बताई थी, लेकिन मैं तो अपने पति को सब सच बता चुकी थी। मैंने उनकी बातें सुनते दिल में शुक्रिया किया था कि सही वक्त रहते पति को सब बता दिया था। उनकी बातों में खामोशी से सुनती रही। इस वक्त जल्दबाजी करके मैं सब कुछ खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वे जो करना चाहते थे उनको करने दिया। ये सब काफ़ी मुश्किल था, लेकिन मुझे करना पड़ा। बहुत मुश्किल से वह वक्त गुजरा था। वे दोनों जब कमरे से बाहर गए तो मैंने आँख खोली थी। कमरे में हर तरफ अजीब सी बदबू थी। आंखें खोलने पर आंखों में मिर्ची लग रही थी। मेरे हाथ खोल दिए गए थे, लेकिन मैंने एक नज़र बाहर जाकर देखा तो कोई भी नहीं था। शायद देवर इस लड़की को घर छोड़ने गया था। मैंने जल्दी से जाकर अपना मुंह हाथ धोया और वहीं पर दोबारा लेट गई। सुबह हुई तो जल्दी से कमरे में आ गई, ताकि देवर को जरा भी शक न हो। मैं इस घर में नौकरों के होते हुए भी अकेली थी। वहाँ सब नौकर थे, मगर देवर भी को भनक भी पड़ जाती कि मैं इसकी सच से वाकिफ हूँ, तो मैं जाने मेरे साथ क्या अंजाम होता। ये सब सोचते मेरी रूह कांपती थी। मैं डर की वजह से फूट फूट कर रो रही थी। मैंने रोते हुए अपने पति को जल्दी आने का कहा तो वह परेशान हो गया और अगली सुबह ही घर आ गया। मेरे पति के आने से हिम्मत आ गई थी और कुछ सहारा मिला था। मैंने अपने पति के आते ही उसको सब कुछ बता दिया कि उनका भाई क्या करता फिर रहा है, सिर्फ ज़मीन और जायदाद पाने के लिए वे किस हद तक गिर चुका है। मेरी सारी बातें सुनने के बाद पति खामोश रहा और अचानक उठकर बाहर चला गया। इसके बाद पता नहीं उसने क्या किया कि 2 दिन बाद ही एक रोज़ मैं कमरे में बैठी अपने पति की चुप्पी के बारे में सोच रही थी कि अचानक देवर की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर मैं कमरे से बाहर आ गई। तब पता चला कि मेरे पति ने अपने भाई को इसके हिस्से की जायदाद दे दी है और अब ये घर भी इसके रखने को कहा है, क्योंकि वह मुझे लेकर शहर शिफ्ट हो रहा है। देवर इसे प्यार से मना कर रहा था। जब वे ना माना तो गुस्सा करने लगा कि अपनी बीवी के पीछे लगकर अपने भाई को छोड़ रहे हो। मेरे पति ने आगे से सब्र से काम लिया और इसे कुछ न कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आए और सामान पैक करने को कहा।
जब मैंने खामोशी की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, मेरे साथ यहाँ से शहर शिफ्ट हो जाओगी तो सब बता दूंगा। इसी वक्त हम अपना सामान लेकर शहर आ गए थे। यहाँ पति के किसी दोस्त के घर रुके थे। तब रात में पति ने बताया कि वह यहाँ घर खरीदने वाला है और इसी दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस करेगा। जब मैंने देवर के बारे में पूछा था तो उसने कहा कि इसके सामने अगर मैं तुम्हारे चूहे वाला जिक्र के बाद सारी रात उसके कमरे में गुजारने का जिक्र करता तो वह तुम पर और कीचड़ उछालता। सब लोग इसे सही और तुम्हें गलत समझते, इसलिए मैं खामोशी से तुम्हें आज यहीं पर ले आया हूँ, क्योंकि दौलत की जो पट्टी मेरे भाई की आंखों पर बंधी मुझे नजर आई, वह ज़रूर कुछ गलत कर देता। इसलिए मैंने इसके सामने कुछ जाहिर ना किया, ना ही इसे अपना सही पता बता कर आया हूँ। पति की बात बिल्कुल सही थी। इसने समझदारी से काम लिया था। काले जादू के उतार के लिए मेरे पति ने एक बाबा को दिखाया। उन्होंने जो बताया वह बहुत मुश्किल था, पर कुछ दिनों बाद मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और हमारे एक बेटा भी हो गया था। और कुछ दिन बाद हमें एक खबर सुनने को मिली कि देवर ने जिस लड़की से शादी की थी वह देवर की सारी जायदाद अपने नाम कर उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग गई है और आज वह अकेला धक्के खाता फिर रहा है।